इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज़ हैं बेसिकली एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, वो 2-3 कंपनियों से करवाता था और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया लेके जा रहा है तमिलनाडु के अंदर और ये सदर्न इंडिया में आपको पता है और ये जो नया आईफ़ोन है, ये 5G इनेबल्ड फ़ोन है और ये मेरा ख़्याल है पहली दफ़ा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है, ये चाइना के बाहर से बन रही है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग 3 ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन जो कि जिस ज़्यादातर जानी जाती है हॉन हाई प्रिसिजन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पैगाट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मज़े की बात है ये तीनों कंपनियाँ समहाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहात भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस? ये कैसे उन्होंने बनाया? कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज़ थी, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोविड के बाद और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोज़ीशन दी है। सो अगर देखा जाए इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज़ देगी 4 से 6% पहले 5-1 साल और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगाट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपैंड कर रही है और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रही है। सो इसके अलावा जो फॉक्सकॉन है उसने ये भी फैसला किया है कि वो अपने जो आईपैड्स हैं, ये जो मैकबुक प्रोडक्शन है, वो भी शिफ्ट करेगी चाइना से और वो वियतनाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसको मैं अगर स्ट्रेटेजिकली देखूं, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेसिडेंट ट्रम्प आपके ज़हन में आएंगे क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने बेसिकली जैसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था और क्योंकि ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं एप्पल माइक्रोसॉफ्ट गूगल amazon कॉलकॉम डेल ये सारी ये ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था वो चाइना से कमाता था और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है कॉलकॉम वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। सो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन ने देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सो सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया, उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए, किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर। 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए और इमेजिन करें अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में टू डेंट चाइना कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाके थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बाइकआउट करें और यहाँ से निकलें और यहाँ से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। अब बहुत सारे लोगों को जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए तो मैंने नोट किया कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है मीन्स का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर उसको बेसिकली तोड़ा है
अमेरिका ने। और अब ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक जीत है अमेरिका की, और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट बन गया। सो दिस इज फर्स्ट टाइम कि जो यूएस है उसने वेपनाइज कर दिया टेक सप्लाई चेन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल सप्लाई चेन है उसको वेपनाइज कर दिया अपने टैरिफ्स के साथ और अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ, और कोर्स किया। सो अभी आप इमेजिन करें कि चाइना जो है उसके अंदर 200 मिलियन टेलीफोन बन रहे थे, मोबाइल फोन बन रहे थे, नॉट टेलीफोन, एप्पल का फोन बना था 200 मिलियन के करीब। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सप्लाई चेन जो है वो इस वक्त डिस्टर्ब हुई है। और ये भी डिस्कशन हो रही है कि क्या जो है वो इंडिया या वियतनाम या जो बाकी ममालिक हैं, क्या वाकई ये इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे? ये एक सवाल जरूर मौजूद है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था इस तरह के ये चीजें जो है वो वाशिंगटन सप्लाई चेन को वेपनाइज कर देगा, या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइनीज कंपनियों को इस तरह ब्लैकलिस्ट करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया को अगर देखा जाए, जो पहली चीज मेरा ख्याल है समझने की है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहली बात तो यह कि इंडिया के अंडर पोटेंशियल थी। पोटेंशियल किस तरह होती है कि आपके पास आपके पास एक मार्केट होती है, सो मार्केट की शक्ल में पोटेंशियल थी। और अबव ऑल अगर देखा जाए कि उनके पास वर्कफोर्स है, सो वर्कफोर्स इंडिया बहुत देर से चीजें जो है वो सप्लाई कर रहा था और आईटी में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी, तो वो जो ओवर टाइम लगा उनको, उस चीज ने इंडिया को कैपेबल बना दिया कि वो उस मार्केट की वजह से, उस पोटेंशियल की वजह से, वो आज जब हालात पैदा हुए, अमेरिका ने वो हालात पैदा कर दिए, जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने वेपनाइज कर दिया है जो टेक्नोलॉजी है उसको, तो उनको वहां से निकलना पड़ा। फिर आप देखें वर्कफोर्स भी इंडिया के पास मौजूद थी, इंडिया ने वो सारी वर्कफोर्स भी वहां लगा दी, जितनी यूथ थी, और आईटी में जो प्रोजेक्ट आते हैं, फिर बेंगलोर की बात होती है, और जिस तरह साउथ ऑफ इंडिया में और बाकी जगहों पे जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इंडिया की वो बहुत बड़ी थी, तो वो एक ऑब्वियसली उनको एक चीज मिल गई। जैसे मैंने यूथ का बताया, यूथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बड़ी अहम चीज है व्यूअर्स जो समझने की है, अमेरिका इंडिया को जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन इंडिया अपने आप को जियो इकोनॉमिक्स में रखना चाहता है। वो चाहता है कि जो हमें अमेरिका से या जो वेस्टर्न वर्ल्ड से मिलता है, दैट शुड बी इन जियो इकोनॉमिक्स। ये ना हो कि पाकिस्तान की तरह मैं आता हूं पाकिस्तान में भी कि हमने क्या गलतियां की और ये टेक इंडस्ट्री पाकिस्तान क्यों ना आ सकी और क्यों नहीं हम इन चीजों को कर सके। ये हमारा जो फेलियर्स हैं, जो हमारी जो लीडरशिप, जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, वो सक्सेसफुली उनको क्यों डील ना कर सकी। सो टेक जो जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन में, तो वो अमेरिका इंडिया को लेके जाना चाहता है, वो क्वाड की शक्ल में हो या किसी और इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क की शक्ल में हो, लेकिन वो अपने आप को जियो इकोनॉमिक्स में रखना चाहते हैं और वो मैक्सिमम देखें फायदा ले रहे हैं। इंडिया और चाइना की जो पिछले मई में हालात खराब हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसके बाद तो और जो है वो एक इस तरह का माहौल बन गया कि इंडिया को जो है वो ज्यादा इंसेंटिव भी देने पड़े, और इंडिया दे भी रहा है इंसेंटिव। और सप्लाई चेन के हवाले से इंडिया पे दुनिया रिलाय करने लग पड़ी है। सप्लाई चेन बहुत बड़ी चीज होती है, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त अमेरिका, खासकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, जो इंडो पैसिफिक में अपने जो क्वाड बनाया या जो मालाबार एक्सेस की, बेसिकली दैट वाज टू टेक केयर ऑफ द सप्लाई चेन, के एक जगह से चीज निकल रही है वो दूसरी जगह पहुंच रहेगी तो उसको प्रॉब्लम्स ना हो रास्ते में, जो सी कम्युनिकेशन लेन्स होती हैं वहां पे। सो ये चीजें मेरा ख्याल है कि ये एक इंडिया को अहमियत तो देती हैं, पोटेंशियल होने की वजह से, मार्केट होने की वजह से, वर्कफोर्स होने की वजह से, यूथ होने की वजह से, और अपनी जो जिसे आप कह लें कि अपने आप को जियो इकोनॉमिक मॉडल में रखने की वजह से।